नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय श्रीनगर से हूं और आपको बता दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध बीए थर्ड सेमेस्टर के एक पेपर जो कि है जिसका नाम है मानवीय मूल्य एवं मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और उसमें दिए गए फर्स्ट चैप्टर की हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है मानव मूल्य। मानव मूल्य में आपको बता दें कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं वह बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई अगर हमारी डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो आप सभी लोग उसको बता भी सकते हैं, ठीक है ना। और जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं उनको भी आदेशित करता हूं कि सब लोग ध्यान से ही सुने, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं ये मानव मूल्य का मतलब है हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो मानवीय मूल्य, मूल्यों का परिचय की चर्चा करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन बीए थर्ड सेमेस्टर का यह पेपर है और ये थर्ड सेमेस्टर में है और यह है बीएससी वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए भी कारगर होगा, क्योंकि उसमें यह बीएससी और बीकॉम में भी आएगा। अलग अलग सेमेस्टरों में अलग अलग पेपरों क्लासों में आ सकता है, लेकिन यह हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जो कि नई शिक्षा नीति एनईपी से आच्छादित हैं जो भी चैप्टर, उन सब के लिए यह कारगर सिद्ध होगा, जिसका कि हम पहला चैप्टर ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं ह्यूमन वैल्यू में मानवीय मूल्य वे मानवीय लक्ष्य हैं जिनके आधार पर कई मानवीय परिस्थितियों व विषयों का मूल्यांकन होता है। मानवीय मूल्य यानी कि उन्होंने बताया कि मानवीय मूल्य एवं जिनके मानवीय मूल्य वे मानवीय लक्ष्य हैं जिनके आधार पर कई मानवीय परिस्थितियों एवं विषयों का मूल्यांकन होता है। मानवीय मूल्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन मूल्यों को व्यक्ति के सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य समझा जाता है, परंतु इस अध्याय में हम मानवीय मूल्यों के संदर्भ में जानने से पूर्व मूल्य क्या है का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा मानवीय मूल्य, लेकिन हमें पहले देखना है कि यह मूल्य यानी कि वैल्यूज़ क्या हैं। पहले तो कि मानवीय मूल्य समझने से पहले हम मूल्य को समझें कि मूल्य क्या होता है, ठीक है ना। तो मूल्य की चर्चा करें तो मूल्य का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ वैल्यू को जानते हैं। तो मूल्य के बगैर जीवन कुछ भी नहीं, मूल्य के साथ ही जीवन अर्थपूर्ण है। यानी कि किसी भी चीज़ का, चाहे इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें हो, चाहे इंसान का स्वयं मूल्य हो, अगर उसका मूल्य नहीं है, मूल्य का मतलब है वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू नहीं है, को किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है तो वो जीवन जी नहीं सकता अच्छे तरीके से। जैसे कि हम अगर बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं तो बच्चा जब शुरुआत में देखता है तो शुरुआत में वह जो भी खाने को मिलता है उन चीज़ों को खाना शुरू कर देता है, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे जो को दिया जाए। उसको दूध पिलाओगे वो दूध पी लेगा, नहीं मिलेगी तो मट्टी खाने लगेगा, क्योंकि उस वैल्यू को वो जान नहीं पा रहा है कि यह मेरे लिए हानिकारक है या नहीं है। तो वो वैल्यू को तब जान पाएगा जब हम उसको कुछ सिखाएंगे। तो वो या तो प्रत्यक्ष रूप से सीखता है या अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है। धीमे धीमे बच्चा ग्रोथ करता है तो सीखता जाता है। अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति समय को महत्व प्रदान करता है, वह प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद करता है और उसका भरपूर प्रयोग करता है। यानी कि जो समाज में समझता है कि हमें अपने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को बनाए रखना है, अपनी वैल्यू को बनाए रखना है, तो वह जीवन एक अच्छे तरीके से जीता है, ना कि ऐसा कि हमने कुछ भी खाया पिया और टहलते रहे। लेकिन वो ऐसा ना करके अच्छे तरीके से जीवन जीता है। बताया गया है अतएव इस प्रकार से प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व होता है उसे मूल्य कहते हैं। जिसका महत्व होता है उसे मूल्य कहते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई मूल्य होता है, कोई ना कोई उसकी ऐसी आदत होती है जिसकी पहचान से वह जाना जाता है।
कोई सत्य बोलना पसंद करता है, किसी इंसान के अंदर ईमानदारी होती है, किसी इंसान के अंदर कोई अच्छाई होती है, वो भी एक वैल्यू है, एक मूल्य है। मूल्य का मतलब रुपया पैसा अकेला नहीं है कि रुपया पैसा जिसके पास में है तो वही मूल्यवान व्यक्तित्व है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फुटपाथ पर बैठ कर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनको उस पैसे का उपयोग करना नहीं आ रहा है, तो वह भी इंसान कुछ नहीं कर रहा है समाज के लिए। हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो गरीब भी होते हुए भी अगर उनके दरवाजे कोई साधु आता है, कोई भूखा आता है, तो उनको वो भोजन देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, तो वो अपना मूल्य बना रहे हैं। ठीक है ना। इसके विपरीत उन्होंने बताया है ये भी कि अवमूल्यन क्या कहलाएगा। मूल्य तो हमने जान लिया कि ईमानदारी है, सत्य बोलना है और अच्छाई है, ये हो गया मूल्य वाला। अमूल्यन क्या कहलाएगा, जिसमें कि इंसान झूठ बोले, बेईमानी करे, ठीक है ना, इत्यादि ये अवमूल्यन के लिए भी कहे जा सकते हैं, जो भी गलत आदतें हों। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति की चर्चा करें तो यह एक लैटिन भाषा से हुई है। वैल्यू की जो वैल्यू है यह एक लैटिन भाषा से इसका उद्भव हुआ है, और जिसमें कि वैलेर शब्द से हुई है, जिसमें कि लैटिन शब्द में इसको वैलेर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। समझ लीजिए कि वैल्यू की वैलेर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो किसी वस्तु की कीमत अथवा उपयोगिता को प्रकट करता है। भारतीय धर्म ग्रंथों और मूल्यों के लिए सील शब्द का कई स्थानों पर प्रयोग होता है। सील, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए सील यानी कि सीलवान है। जैसे कि वैल्यू को मूल्य को कह दें तो कई जगहों पर आपको भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार, जो हमारे भारत के धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में आपको यह चीज अधिकतर देखने को मिलेगी भारतीय धर्म ग्रंथों में कि मूल्य को शील भी कह देते हैं। शील का मतलब शीलवान व्यक्तित्व जिसका है, जो कि कह दीजिए कर्मशील है। शील का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू, मूल्य को एक किस्म से वैल्यू के आधार पर, जो कि लैटिन भाषा से उत्पन्न कर रहे हैं हम कि लैटिन भाषा से वैल्यू शब्द से हुई है वैल्यू की, तो उसी प्रकार से हिंदी में मूल्य की जो उत्पत्ति समझ लीजिए एक शील शब्द से हुई है। इसका यह पर्यायवाची भी कह सकते हैं हम, और भारतीय धर्म ग्रंथ के यह अनुसार बताया जा सकता है। यह शब्द मूल्य का अर्थ नहीं अपितु समीपी शब्द है। मूल्य का अर्थ नहीं है इसका, हम मूल्य का अर्थ नहीं कह सकते इसको, इसके समीपी, यानी कि समीपी का तात्पर्य है कि लगभग नहीं कह देते हैं कि लगभग, एवरेज में मतलब वही है। जैसे हमने कहा कि कोई कहता है कि जैसे अगर किसी चीज़ में जैसे कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बोले दूसरी चीज़ मिला दो जिससे कि ये एवरेज आ जाए इसका, तो ठीक है ना। तो एवरेज लगभग वही है कि मूल्य को हम मूल्य के समीप ही कह सकते हैं सील को, ठीक है ना, लेकिन उसका अर्थ नहीं है। सील सभी जगह भूषण का कार्य करता है। सील जो है सभी जगह भूषण का तात्पर्य है, भूषण का तात्पर्य उसमें आकर्षण, उसकी वैल्यू बढ़ाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के पीछे लग जाए कर्मशील बोले कर्मशील व्यक्तित्व है उसका, तो यानी कि उसकी उपमा में, उस व्यक्ति की उपमा में हमने कर्मशील लगा दिया, लगनशील। जे आपको एक किस्म से राजनीतिक बोर्डों पर जो झाड़ू कर्मशील है यानी कि व्यक्तित्व अच्छा है, तो ऐसे धर्मवान है, ऐसी चीज़ें जो कि उसके व्यक्तित्व को में चार चांद लगा दे एक किस्म से कहें तो। कहीं कहीं सील शब्द का चरित्र के लिए भी प्रयोग होता है, चरित्र के लिए भी, परंतु वस्तुतः मूल्य एक प्रकार का मानक है। मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य
किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने के लिए से पहले यह निर्णय करता है कि उसे अपनाने या त्याग दे, अपनाए या त्याग दे। उसको वह सोचता है कि इसको हम अपनाएं या त्याग दें। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन यानी कि निर्णयात्मक ढंग से आता है तो वह मूल्य कहलाता है। अब इसके लिए अपन देख लेते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो मूल्य की, कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं। तो उनमें से कुछ विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो एक विद्वान है जो कि जिनका नाम है D.H. पार्कर। D.H. पार्कर की चर्चा करते हैं। D.H. पार्कर, इनके अनुसार एक परिभाषा जो है मूल्य की, कि मूल्य क्या है। तो D.H. पार्कर जी क्या कहते हैं? मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है जिससे वह इच्छा पूरी होती है। जिससे वह इच्छा पूरी होती है वह केवल साधन है। वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है। उन्होंने बताया कि मूल्य का संबंध जो है हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु से के साथ नहीं, कि वस्तु के साथ हो तो वस्तु के साथ नहीं है उसका। एक और विद्वान है जिनकी परिभाषा में A.K.C. ओटावे, A.K.C. ओटावे, यह नाम के जो विद्वान हैं, इनके अनुसार परिभाषा क्या है? इन्होंने दी है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ठीक है ना, तो उसको हम मूल्य कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि मानव मूल्य की प्रकृति एवं विशेषताएं कुछ जान लेते हैं। चलिए, मूल्य की प्रकृति अथवा विशेषताएं। कोई कपड़ा नहीं है, चलिए देखते हैं। मानव मूल्य की विशेषताएं। विशेषताएं देखे ले रहे। प्रकृति एवं उसकी विशेष, प्रकृति अथवा विशेषताएं। विशेषताएं भी कह सकते हैं उसको, ऑब्लिक में प्रकृति भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि जो प्रकृति और विशेषताएं हैं, तो मूल्य सभी समाजों का प्रतीक होते हैं। मूल्य जो है सभी समाजों का प्रतीक होते हैं और सभी समाज अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। मूल्य की प्रकृति अथवा विशेषताएं निम्नवत हैं। क्या है? इसमें देखें तो अमूर्त संप्रत्यय एक जो है विशेषता है। अमूर्त संप्रत्यय, एक अमूर्त संप्रत्यय एक इसकी विशेषता है या प्रकृति है। तो आपको बता दें मूल्यों का मनुष्य की आंतरिक शक्ति व मन से संबंध होता है। मूल्यों का मनुष्य की आंतरिक शक्ति व मन से क्या होता है? संबंध होता है। यह समाज में अमूर्त रूप से मौजूद होते हैं, रहते हैं। एतियो इस प्रकार समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। प्रचलित जो अमूर्त प्रकृति है वह अमूर्त होती है। दूसरी जो परिभाषा आती है हमारी, वह आती है दीर्घ अनुभवों का परिणाम। दीर्घ, दूसरा जो हमारी परिभाषा है, दूसरी विशेषता है दीर्घ
अनुभवों का परिणाम, दीर्घ अनुभवों का परिणाम। अगला जो आता है हमारा दीर्घ अनुभवों का परिणाम आता है। ठीक है ना, ये हमारी जो विशेषताओं की चर्चा हम कर रहे हैं। विशेषताओं में दो विशेषताएं हमने देखी, अमूर्त संप्रत्यय एक विशेषता है, दूसरी जो है दीर्घ अनुभवों का परिणाम है, और अगली जो है सामाजिक स्वीकृति। यहाँ पर देख लेते हैं विशेषताएं या प्रकृति कहलाएगी। तो इसकी एक की चर्चा करें तो अमूर्त संप्रत्यय, अमूर्त संप्रत्यय। दूसरी जो हमारी है वह है दीर्घ अनुभवों का परिणाम, दीर्घ अनुभवों का परिणाम। तीसरी जो हमारी विशेषता है वह है सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति। चौथी जो हमारी विशेषता है वह कहलाएगी, सामाजिक स्वीकृति हो गई, व्यवहारिक निर्धारण, व्यवहारिक निर्धारण। अगली जो कहलाएगी हमारी व्यवहारिक निर्धारण। अगला जो है मूल्यों का विकास, पांचवी। फिर इनकी चर्चा करते हैं, मूल्यों का विकास। छठवीं यहाँ पर ले लेते हैं। छठवीं जो विशेषता कहलाएगी हमारी मूल्य प्रत्यय, मूल्य प्रत्यय, मूल्य प्रत्यय। सातवीं जो हमारी होगी वह कहलाएगी मूल्यों का चुनाव, मूल्यों का चुनाव। यह हमारी 7 विशेषताएं। आठवीं जो है उचित कार्य प्रेरक, उचित कार्य प्रेरक, उचित कार्य प्रेरक। नौवीं जो विशेषता होगी वह होगी आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। दसवीं जो विशेषता होगी वह होगी परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता। 11 जो होगी वह कहलाएगी समाज की पहचान, समाज की पहचान। चलिए अब इनकी चर्चा करते हैं शॉर्ट रूप में, देख लेते हैं। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, चल रही है? हाँ, इसमें जो बताया गया अमूर्त संप्रत्यय, मूल्यों का मनुष्य की आंतरिक शक्ति व मन से संबंध होता है। पहला बिंदु की हम चर्चा कर रहे, तो मूल्यों का इंसान की मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आंतरिक शक्ति और मन से संबंध होता है मूल्यों का। यह समाज में अमूर्त रूप से मौजूद होते हैं, समाज में अमूर्त रूप से। यद्यपि इस प्रकार समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है, प्रचलित मूल्यों की जो प्रकृति है वह अमूर्त होती है। इसमें आप केवल और केवल अपने आप को खड़ा करके देखें कि मूल्य, हमारा मूल्य क्या है, हम किस नाम से, किस चीज से पहचाने जा रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है। अब उन्होंने कहा कि समाज में अमूर्त रूप से विद्यमान है,
मूल्य। तो अमूर्त रूप से तात्पर्य है कि समाज आपको किस नजरिए से देखता है। आपको ईमानदारी के नजरिए से देखता है कि आपको झूठ फरेब करने वाले के नजरिए से देखता है कि आपको अच्छे समाज, अच्छा व्यक्तित्व के नाम से देखता है कि आपकी वैल्यू को घटा करके देखता है। तो समाज स्वयं उसका क्या करता है, आकलन करता है, स्वयं उसका मूल्य बनाता है, जो कि यह अमूर्त है। अमूर्त का तात्पर्य है कोई सामने देखी जा सकने वाली कोई वस्तु नहीं है कि आपका मूल्य यह मोबाइल जो दिया गया है यह एक वस्तु है, यही आपका अमूल्यता है। आप खूब कपड़े अच्छे पहन लें, आप खूब कपड़े बुरे पहन लें, लेकिन आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। अगर आप किसी गलत स्थिति में मिलते हैं तो ही आपका अवमूल्यन होगा कि आप नशा करते हैं, कोई गलत आदत है, कोई गलत किसी व्यक्ति के साथ में करते हैं, तो वो कहलाएगा आपका मूल्य गिरना। और यदि आप अच्छा करते हैं, ईमानदार हैं, सच्चाई पर चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आपका मूल्य अलग नजरिया, समाज अलग नजरिए से देखेगा, जो कि ग्राफ आपका बढ़ेगा। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि यह समाज में अमूर्त रूप से मौजूद है। यतियो इस प्रकार समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। प्रचलित जो मूल्य हैं जितने, वह सब अमूर्त हैं, वो दिखते नहीं हैं। ईमानदारी शब्द है, दिखता नहीं है। सच्चाई, सत्य बोलना एक शब्द है, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं कि यह व्यक्ति सत्य बोलता है या नहीं, यह सही बोलता है या झूठा है या सही है। तो हम निर्णय करते हैं और दूसरा हमारा निर्णय करता है। यही कहलाएगी अमूर्त संप्रत्यय, पहली हेडिंग। दूसरी जो आती है दीर्घ अनुभवों का परिणाम। अब इसकी चर्चा करते हैं। दीर्घ अनुभवों का परिणाम क्या कहलाएगी? रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। किसी भी समाज में स्थापित मूल्य कुछ समय के लिए विकसित नहीं होते। किसी समाज में, पुनः सुने, किसी समाज में स्थापित मूल्य कुछ समय के लिए विकसित नहीं होते, अपितु उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की आवश्यकता होती है। अगर कोई कहे कि यह जो समाज में स्थापित मूल्य हैं वह तत्काल में उस व्यक्ति या उस मूल्य की वैल्यू बन जाए और उस इंसान को मानने लगे, तो समाज नहीं स्वीकारता है। कोई इंसान एक बार झूठ बोल दे, फिर वो सत्य भी बोलता रहेगा, तो इंसान नहीं मानेगा। लेकिन उसको समय देना पड़ेगा। अगर उसने कोई गलती की है तो उस गलती की भरपाई उसकी कब तक होती है, उसके लिए हम तत्काल नहीं कह सकते कि 1 महीने में या 5 दिन में या 10 दिन में लोग तुम्हारी बात मानने लगे। उसके लिए कोई समय, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं पर चलती हैं। सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबके काम करने के तरीके अलग हैं, परंतु समाज का जो भी व्यक्ति है वह व्यक्ति उस इंसान को तब पहचानता है जब कुछ समय तक उसका काम देख लेता है। तब ऑटोमेटिक उस इंसान की ओर पूरा ग्राफ बढ़ता जाता है और पूरा ग्राफ बढ़ता जाएगा और पूरा जनमानस उसी की ओर बढ़ता जाएगा, उसी की विचारधारा पर काम करने लगेगा। जो उसका नहीं भी था वह भी उसका बन जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसका साथ दिया और उसकी विचारधारा ने जो काम किया, जो उसने काम किया, उसको समाज ने वैल्यू के रूप में आंकना शुरू कर दिया।
ये इंसान की वैल्यू होती है। तो अपन बताया गया है दीर्घ अनुभवों का परिणाम कुछ समय किसी समाज में स्थापित मूल्य कुछ समय के लिए विकसित नहीं होते हैं, अपितु उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की आवश्यकता होती है। दीर्घ अनुभवों के फलस्वरूप समाज में अनेक सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों का स्थापन होता है। बताया गया है कि उनके निर्माण के लिए, मूल्यों के निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की आवश्यकता होती है। दीर्घ अनुभवों के फलस्वरूप समाज में अनेक सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों का स्थापन होता है। अगला जो हमारा है सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति के बारे में चर्चा करें, सोशल एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। मूल्य समाज के रूप में किसी समाज में उपस्थित प्रतिमान हैं जिनके अंतर्गत सामाजिक आदर्श, व्यवहारिक प्रतिमानों, नैतिक नियमों तथा सिद्धांतों को शामिल व स्वीकृत किया जाता है। पुनः सुने, मूल्य सामान्य रूप से किसी समाज में उपस्थित विभिन्न प्रतिमान होते हैं। सामाजिक स्वीकृति हम देख रहे हैं, प्रतिमान होते हैं जिनके अंतर्गत सामाजिक आदर्श, व्यवहारिक प्रतिमान, नैतिक नियमों, सिद्धांतों को शामिल कर वह स्वीकृति किया जाता है। इन मूल्यों को व्यक्ति द्वारा सामान्य स्वीकृति के महत्व प्रदान किया गया है। इन मूल्यों को व्यक्ति के द्वारा सामान्य स्वीकृति का महत्व प्रदान किया गया है कि वह व्यक्ति आदर्शवान है, उसका व्यवहार आदर्श है, वह अपने आदर्शों व्यवहारिक प्रतिमान है, नैतिक नियमों पर चलता है, सिद्धांत भी शामिल है और उसकी स्वीकृति किया जाता है। अगला जो है व्यवहारिक निर्धारण की चर्चा करते हैं। व्यवहारिक निर्धारण जो बताया गया है, आपको बता दें कि प्रैक्टिकल असेसमेंट, व्यवहारिक निर्धारण क्या है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, थोड़ा बंद करना, रुक जाओ। चलिए अब इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पुश हो जाएगा क्या? पुश हो जाएगा।